हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। इस कोरोना काल में सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। आज ये पार्ट 3 वीडियो मैं बना रहा हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जैसा कि मैं पूरा ऑलमोस्ट सब थ्योरी कवर कर दिया हूँ। मोबाइल कम्युनिकेशन के हिस्ट्री से लेके 2G 3G 4G LTE सारा मैंने डिस्क्राइब कर दिया ब्रीफ में। आज से मैं नोकिया BTS से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं 2G से लेके 4G का स्टार्ट करो, जिसमें अल्ट्रा, फ्लैक्सी एंड MRBTS रहेगा, मल्टी रेडियो BTS। तो मेरे जितने भी पार्ट है सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप सभी वीडियो देखिएगा तो आपको सारा चीज, सारा कॉन्सेप्ट टेलीकॉम का समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या है ये। हर चीज मैंने बेसिक से उठाया है और आज मैं BTS तक आ रहा हूँ। फिर आगे जो मेन आज का नोकिया का लेटेस्ट BTS एयर स्केल BTS, उसको मेन कवर करना है। तो बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी अल्ट्रा पे, फ्लैक्सी पे काम किए होंगे, MR पे भी काम किए होंगे। बहुत सारे होंगे जो एयर स्केल पे भी किए होंगे, हो सकता है बहुत सारे नहीं भी किए होंगे। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम सारा लेके चलने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर BTS आया, क्या क्या हुआ, क्या चेंजेस हुआ, सारा आपका मैं कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कर दूंगा। इसलिए मेरे सारे पार्ट को आप देखिए, सारे वीडियो को देखिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप आराम से देख के आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो ऑटोमेटिक आपके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। और जितना आप सारे पार्ट अगर मैं जितना बनाऊंगा, फ्यूचर में एयर स्केल को लेकर 3-4 वीडियो बनाऊंगा, तो उसके बाद आप आराम से रिमोट इंटीग्रेशन हो या नेटवर्क इंटीग्रेशन के जो प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं नोकिया प्रोफाइल में। दोस्तों रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके लोगों को शेयर कीजिए। जितना लोग जानेंगे उतने अच्छे रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट है ये अल्ट्रा BTS। सबसे नोकिया का सबसे पहला BTS है अल्ट्रा BTS, जो 2G और या GSM बोलिए के लिए था। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 12 TRX का है अल्ट्रा BTS का। और ये दोनों बैंड पे GSM के 900 और 1800 दोनों बैंड को सपोर्ट करता है। अगर हम हार्डवेयर का बात करें तो अल्ट्रा जो BTS है वो फुल्ली कैबिनेट पे डिपेंड करता है। इसका कैबिनेट से ही सारे कार्ड जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है बैक पैनल के थ्रू। जो उसका कैबिनेट है, जो आप ये देख रहे हैं डायग्राम कैबिनेट, अगर आप इसको कभी फ्यूचर में देखे होंगे या देखिएगा, इसको हटाने के बाद आपको पीछे पूरा कनेक्शन दिखेगा हर चीज़ का। सभी कार्ड एक दूसरे से बैक पैनल के थ्रू ही कनेक्ट रहते हैं। इसमें कौन कौन से कार्ड होते हैं, जो मेन सबसे कार्ड होते हैं वो होते हैं बोया कार्ड, जिसको बोलते हैं बेस ऑपरेशन एंड इंटरफेस यूनिट। ये मेन कार्ड होता है। इसी कार्ड से हम लोग सॉफ्टवेयर डालते हैं, इसी कार्ड के थ्रू हम साइट को लॉगिन करके कमीशनिंग, कॉन्फ़िगरेशन सारा चीज़ इसी कार्ड के थ्रू करती है। यही मेन कार्ड है। यही सारे अदर कार्ड को सपोर्ट करता है, इंटरकनेक्ट करके रखता है। जिसका ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक स्लॉट है बोया कार्ड का। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा कार्ड है पावर कार्ड। तो पावर कार्ड का ये स्लॉट हो गया। पावर कार्ड के 3 स्लॉट है, इसमें 3 पावर कार्ड लगते हैं। एक पावर कार्ड जो है वो 6 TRS तक सपोर्ट करता है। 2 पावर कार्ड जो हो गया 12 TRS सपोर्ट करता है। एक एक्स्ट्रा आता है 2+1 में हमेशा सपोर्ट में, कि अगर मान लीजिए कोई एक कार्ड फॉल्टी हो गया तो आपका साइट चलता रहेगा, कभी डाउन नहीं होगा। इसलिए हमेशा 3 पावर कार्ड लगाते हैं हम लोग। उसके बाद आता है BB2F। BB2F को जिसको TRX बेसबैंड यूनिट बोलते हैं। यहाँ मैं BB2F नाम इसलिए लिख दिया हूँ कि BB2F ये 1800 का जो बैंड है उसमें ये BB2F सपोर्ट करता है। 900 का अलग होता है। ये सिर्फ नेम पे कार्ड का नेम हो गया, लेकिन उसको अगर बोला जाए तो वो TRX बेस बैंड यूनिट होता है। ये डिजिटल सिग्नलिंग के लिए होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। ये आप कह सकते हैं कि बोया कार्ड जो मेन कार्ड है उसके और TRS के बीच का इंटरफेस है। एक बोया कार्ड जो है वो 2 TRS को सपोर्ट करता है। तो टोटल 6 बोया कार्ड इस पे लगते हैं। सॉरी, एक BB2F जो है वो 2 TRS को सपोर्ट करता है। तो इस पे टोटल 6 BB2F कार्ड लगते हैं। ये 6 आप स्लॉट है जो BB2F के हैं। उसके बाद ये जो है 4 स्लॉट हो गए, वो आपका ट्रांसमिशन यूनिट के स्लॉट हो गए।
तो ट्रांसमिशन में कौन कौन सा कार्ड लगेगा इस पे, तो ट्रांसमिशन में लगेगा E1 T1 और RRI। तो E1 T1 RRI क्या है, RRI हो गया आपका माइक्रोवेव कनेक्शन के लिए, इस पे दो FB1 और FB2 पोर्ट रहता है, जिससे दो PDH लिंक आप इससे कर सकते हैं, एक चाहे इनकमिंग हो एक आउटगोइंग हो या दोनों आउटगोइंग हो, अगर SDH है तो कुछ भी हो सकता है, दो लिंक इससे हम कर सकते हैं। हर लिंक पे हम लोग 16 E1 ट्रांसफर करते हैं, हर PDH को मैक्सिमम 16 E1 का है। और E1 T1 हो गया आपका E1 इंटरफेस हो गया। अगर मान लिया आपका ट्रांसमिशन BTS के आउटसाइड है, मतलब कि F5 लगा हुआ है, या आप कोई सेरागन का लिंक है, या हुआवे का लिंक है, या साइट SDH नोड है जहाँ पे E1 ड्रॉप है DDF पे, तो डायरेक्ट हम वहाँ से CNI केबल से E1 लेके E1 T1 पे डायरेक्ट हम ड्रॉप कर देते हैं। इसमें 4 पोर्ट रहता है, जो आप मेन पोर्ट फर्स्ट पोर्ट को इनेबल कर दीजिए, आप उस पर आप E1 ड्रॉप कर दीजिए, आप उस पर आप ट्रैफिक E1 का आप डाल दीजिए, आपका साइट चलने लगेगा। E1 के बारे में मैं थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूँ E1 क्या होता है। उसके बाद ये आपका हो गया डुप्लेक्सर, 3 डुप्लेक्सर होता है। डुप्लेक्सर आप नाम से क्लियर, डुप्लेक्सर है, सेम पाथ पे TX RX एक साथ दोनों ट्रांसमिट होता है, इसी को डुप्लेक्सर बोलते हैं। ये 3 डुप्लेक्सर इसमें लगते हैं। और TRX 12, जैसा कि बोला था ना कि 12 TRX का कैपेसिटी है, तो ये TRX हो गया, 1 2 3 से 12 TRX हो गया, ट्रांस रिसीव यूनिट बोलते हैं इसको। उसके बाद कंबाइनर की जरूरत पड़ता है। अगर दो का कन्फिग्रेशन है, मतलब हर सेक्टर में 2 ही TRX है, तो आपको कंबाइनर की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा TRX हर सेक्टर में आ गया, तब आपको कंबाइनर की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि डुप्लेक्सर में लिमिटेड पोर्ट है। डुप्लेक्सर में TX का 2 ही पोर्ट होता है और RX का 4 पोर्ट होता है, 2 मेन और 2 डाइवर्सिटी। तो लेकिन अगर आप 4 TRX कीजिएगा तो सब उसी के सपोर्ट के लिए कपलर और कंबाइनर का यूज होता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम अल्ट्रा BTS की बात करें तो अल्ट्रा BTS जो है हाई ट्रैफिक कैपेसिटी के लिए सपोर्ट करता है सिटी टाउन में। अगर रूरल एरिया है तो वाइड कवरेज है, ये बहुत दूर तक कवरेज देगा। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत ज़्यादा है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब इसका सभी क्या हार्डवेयर एक दूसरे से बैक पैनल के थ्रू कनेक्ट है, फुल्ली बैक पैन कैबिनेट पे डिपेंड है ये। अगर मान लीजिए बाय मिस्टेक कभी भी किसी कारण बस इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, चाहे वो पावर के कारण हो या लाइटनिंग हो या कुछ एक्सटर्नल कुछ भी, जैसे वाटर का कुछ इंसर्ट हो गया और बैक पैनल शॉर्ट कर गया, BTS बंद हो गया, आपको पता नहीं कौन सा इतने तो हार्डवेयर है, कैसे चेक करेगा लोग कि कौन सा हार्डवेयर खराब है। तो उसका ट्रबल शूटिंग के लिए क्या करना पड़ता था, जितने कार्ड इसमें लगे हुए सभी को जैकआउट कर दीजिए बाहर, और एक एक करके सभी कार्ड को इंसर्ट कीजिए, चेक कीजिए किस कार्ड को इंसर्ट करने के बाद ये पुनः बंद हो जा रहा है। तो हम लोग वो डिटेक्ट कर पाते हैं कि हाँ, या तो उस TRX में अगर मान लीजिए किसी TRX के लगाने के बाद वो शॉर्ट करके फिर बंद हो गया, तो वो TRX में दिक्कत या उसके बैक पैनल दिक्कत है। TRX में दिक्कत है, TRX चेंज कर दिए तो आपका रिजॉल्व हो गया। अगर मान लीजिए TRX चेंज करने के बाद भी नहीं हो रहा, तो उसका बैक पैनल पूरा खोलना पड़ेगा, पूरा कैबिनेट को पूरा कंजस्टेड था, मतलब उसको मेंटेन करना। अगर किसी दिन फॉल्ट हो गया तो ट्रबल शूटिंग करने में पूरा दिन बीत जाता था। ये मेन इसका ड्रॉबैक है। इसको लॉगिन करने का भी एक केबल आता है DB9, मेल फीमेल का दोनों इन पे लगा हुआ है, और एक चाहिए आपको DB9 टू USB कन्वर्टर, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं BTS में। इसका जो सॉफ्टवेयर यूज, लॉगिन का टूल जो यूज होता है वो अल्ट्रा एज BTS मैनेजर होता है। इसको आप इंस्टॉल करिएगा BTS लैपटॉप में, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। इसमें जो अगर देखा जाए तो टोटल 8 से 9 जो है वो हार्डवेयर यूनिट लगते हैं इस पे कार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये आप देखिए एक साइड का ये पिक्स है ये। इसमें आप देखिए कि हर सेक्टर में 3 TRX है, 1 2 3। ये फर्स्ट सेक्टर हो गया 1 2 3, ये सेकंड सेक्टर 1 2 3, थर्ड सेक्टर 1 2 3, 3 कॉन्फ़िगरेशन पे ये हुआ। ये 6 BB2F हो गया आपका, ये बोया कार्ड हो गया, यहाँ आपका ट्रांसमिशन कार्ड लगा हुआ है, ये 3 पावर कार्ड हो गए, ये आपका कपलर हो गया, ये आपका कंबाइनर हो गया। कंबाइनर जितना आप जैसा कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा उतना कंबाइनर की जरूरत पड़ेगा। तो अगर 2 मान लीजिए साइड पे TRX है, चलिए नेक्स्ट में आपको हम केबलिंग डिटेल में बताता हूँ। ये मान लीजिए
दो TRX साइड पे, ठीक है। तो हर TRX में एक RX होता है मेन, एक RX डाइवर्सिटी होता है, एक TX होता है। और डुप्लेक्सर में TX का 2 पोर्ट हुआ और RX का 4, 2 मेन और 2 डाइवर्सिटी, ठीक है। और ये एंटीना का पोर्ट हुआ जिससे जम्फर से कनेक्ट होकर फीडर होते हुए आपके जाके एंटीना में लग गया, ठीक है। ये एंटीना का पोर्ट हो गया। अब देखिए इसमें 2 TRS तो ठीक है, TX एक लिए मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, दूसरा को इससे कनेक्ट कर दिया। और ये कपलर है, ये दोनों RX का दोनों TX को इनपुट यहाँ गया और इसका दोनों इनपुट गया, दोनों का आउटपुट जाके इस पे लग गया। अब मान लीजिए कि हमको 4 TRS उस सेक्टर में, जैसा कि सेकंड डायग्राम में है, तब हमें कंबाइनर का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि RX का तो ठीक है 4 पोर्ट है, हम 4 कनेक्ट कर दिए, लेकिन हमको अगर TX करना है तो TX के लिए तो डुप्लेक्सर में 2 ही पोर्ट है, तो वो कंबाइनर यूज करते हैं। तो कंबाइनर क्या किया कि दोनों का TX को इनपुट लिया और उसका आउटपुट जाके डुप्लेक्सर से कनेक्ट हो गया, फिर ये दोनों का इनपुट 1 और इनपुट 2 यहाँ आया, उसका आउटपुट जाके यहाँ कनेक्ट हो गया। ये सिंपल है। इसका CNT केबल आता है, लंबा सा, हर साइज का आता है, जैसा कनेक्शन है वैसा जरूरत जो रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कर सकते हैं। जितना छोटा केबल रहता है उतना लॉस कम होता है, पाथ जितना छोटा रहेगा जाहिर सी बात है लॉस उसका उतना कम होगा। अब देखिए अब क्या हुआ कि नेक्स्ट जो BTS आया वो आया फ्लेक्सी BTS। तो उसमें क्या किया गया कि मेन पर्पस हो गया कि हार्डवेयर को कम करना है। तो सबसे पहला फ्लेक्सी में क्या हुआ कि कैबिनेट का कॉन्सेप्ट खत्म, मतलब कैबिनेट बैक पैनल से कोई लेना देना नहीं है, बस कैबिनेट जो है फ्लेक्सी में जो यूज किया गया वो सिर्फ एयर डस्ट या वाटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया गया हो, बाकी उसके कोई लेना देना नहीं किसी भी कार्ड से। तो इसमें क्या किया कि जो काम बोया, पावर कार्ड, DB2F या ट्रांसमिशन कार्ड चारों मिलकर अल्ट्रा में करते हैं, वो काम आप सिंगल एक कार्ड करने लगा एस्मा सिस्टम मॉड्यूल फ्लेक्सी का। और डुप्लेक्सर को अपग्रेड किया गया। इस डुप्लेक्सर से हम अल्ट्रा में 4 TRS कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस डुप्लेक्सर से फ्लेक्सी में हम 4 DTRX जो ड्यूअल TRX हो गया, मतलब 8 TRX हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। TRS को अपग्रेड करके DTRX बनाया गया है, मतलब ड्यूअल TRX, ये 2 TRX हो गया। कॉपलर का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी DTRX है, कंबाइन किया हुआ TRX है, तो इसमें कॉपलर का जरूरत ही नहीं। और कंबाइनर एक छोटा सा यूनिट बना के वो DTRX में एक स्लॉट में लगाने का ये हो गया। बस ओवरऑल समझिए तो 3 ही फ्लेक्सी में कार्ड होते हैं, एक एस्मा, एक डुप्लेक्सर, DTRX, ठीक है। ये सिंपल पहले 8 से 9 हार्डवेयर यूनिट लगते थे, अब घट के 3 हो गए। और सबसे जो बैक पैनल का सबसे बड़ा इशू था वो रिजॉल्व हो गया। अब इसमें जो भी कनेक्टिविटी है वो फ्रंट से केबल के थ्रू कनेक्टिविटी है। चलिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। वो ये है फ्लेक्सी एज BTS। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, ये 24 TRS तक इसमें हम लगा सकते हैं, 24 TRX। तो जैसे ये फ्लेक्सी एज BTS है, इसमें मेन कार्ड हो गया आपका एस्मा जो सिस्टम मॉड्यूल हो गया, ड्यूअल TRS, DTRX, डुप्लेक्सर एंड कंबाइनर। कंबाइनर एक छोटा सा कार्ड है जो DTRX में लगता है। तो ऐसे अगर एक एस्मा का बात कीजिएगा तो ये 12 TRX सपोर्ट करता है, लेकिन अगर हमको ज़्यादा 12 से ज़्यादा 13, 14 या 24 तक TRX लेना तो आपको एक जो है कैपेसिटी एक्सटेंशन कार्ड लगाना होगा, जिसको बोलते हैं एसा, ठीक है। तो ये एस्मा कार्ड हो गया आपका, एस्मा का डायग्राम है। ये ऊपर का जो आप ये देख रहे हैं ये 6 पोर्ट है या पावर पोर्ट है। ये 6 पोर्ट से 6 DTRX में पावर जाएगा। हर सेक्टर में जो है 2-2 DTRX लगा, एक DTRX आपका 2 TRX हुआ तो 2-2 DTRX मतलब 4 TRX का, हर सेक्टर में 4-4-4 मान ली फुल कॉन्फ़िगरेशन है तो 2-2 DTRX लगा, चारों में पावर चला गया। फिर ये 6 के लिए ये बस केबल है, बस का पोर्ट है, बस चला गया। ये हो गया ट्रांसमिशन स्लॉट। इसमें आप चाहे आप EON-T1 लगाइए, सॉरी EON-T1 नहीं है, FIQB लगाइए, FIPA लगाइए या FIFA लगाइए। डिफरेंस क्या है? तो FIFA आपका हो गया ये ट्रांसमिशन का PDH लिंक के लिए हो गया। इसमें भी FB1 FB2 करके 2 पोर्ट रहता है, दोनों से आप PDH लिंक कर सकते हैं डायरेक्ट। 16 EON का एक रहेगा PDH। अगर आप ट्रांसमिशन
का अलग से कार्ड वहाँ लगा हुआ है, जिसे FIU जैसा कि मैं बताया अल्ट्रा में सेम, तो अब यहाँ पे आपका लगेगा FIQB या FIPA का 8 का इंटरफेस पोर्ट होता है, FIQB में 4 होता है। तो जो जिसका जो रिक्वायरमेंट है एक यून है तो एक यून आप इस पर ड्रॉप कर दीजिए। पावर का इसमें इनबिल्ट किया हुआ है, पोर्ट इसी डायरेक्ट DC इन पावर -48 वोल्ट दे दिए। ये चारों का जो अल्ट्रा में जो पावर कार्ड, बोया कार्ड, BB2F ट्रांसमिशन अलग अलग था, सब अब कंबाइन हो गया। ये आपका LMP हो गया, लोकल मैनेजमेंट पोर्ट, जिससे हम साइट को लोकली लॉग इन करते हैं। इसके लिए कोई अलग से कोई एक्सटर्नल केबल नहीं चाहिए, सिर्फ सीरियल लैन केबल से ही आप लॉग इन कर सकते हैं। ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए सिंक इन सिंक आउट, और ये EAC हो गया आपका एक्सटर्नल अलार्म के लिए, जो भी लोडेड DG साइट ऑन बैटरी कोई भी एक्सटर्नल अलार्म हो इंफ्रा रिलेटेड, तो यहाँ एक उसका केबल लग जाता है और उसको वो DDF पे पैच कर दिया, अपना आपको एक्सटर्नल अलार्म मिलता रहेगा, क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए जो सॉफ्ट लॉगिन टूल यूज होता है फ्लेक्सी एज BTS मैनेजर होता है, आप लॉगिन इंस्टॉल कर लीजिए लैपटॉप में, आप लॉगिन करिए, आप IP डालिए, आपका साइट लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए, ये एक साइट का पिक्स है, ये आपका एस्मा हो गया, यहाँ FIPA लगा हुआ है, जैसा कि यूर इंटरफेस है। इसका मतलब है कि जो ट्रांसमिशन है वो आउट ऑफ BTS है, कोई दूसरा नोड जैसे सेरागनो हुआ जो भी लगा हो, वो उसके थ्रू इस पर यून आ गया, और अपना ये 2-2-2 कॉन्फ़िगरेशन पे ये डुप्लेक्सर आपका हो गया, ये TRX हो गया। तो जब दो TRX मतलब एक DTRX है, मतलब दो TRX एक सेक्टर में, तो आपको कंबाइनर की यहाँ जरूरत नहीं है, सिंपल आप CNT से TX करके RX करके, यहाँ 4 डॉट देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 RX का पोर्ट हुआ मेन, ये RX का डाइवर्सिटी हुआ। मेन डाइवर्सिटी का मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी में डाइवर्सिटी या किसी में फॉल्ट हो गया कोई भी कारण से, वाटर कारण कुछ भी फीडर उडर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो ये आपका सर्विस इम्पैक्ट नहीं होगा, आपका मेन पे चलता रहेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए एक और TRX इसमें आ गया, तो एक और TRX आ गया, तब आपको कंबाइनर लगाना हो, कंबाइनर से दोनों TX को कंबाइन करके उसका आउटपुट पहला DTRX का यहाँ लग जाएगा, दूसरे DTRX का कंबाइनर का आउटपुट यहाँ लग जाएगा, और RX का पोर्ट ऑलरेडी है। ये 2-2 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आप देख सकते हैं। तो हो सकता है कि मन में आपका आया होगा कि इसमें जो एस्मा में तो 6 ही पावर का पोर्ट था, 6 DTRX को चला गया, तो डुप्लेक्सर को कैसे पावर जाएगा? तो डुप्लेक्सर का पावर जाता है TRX से। ये रहा TRX पे 3 पोर्ट है, ये बस का पोर्ट हो गया, ये पावर का पोर्ट हो गया, और ये आपका जो हो गया, इस पोर्ट से हम डुप्लेक्सर को पावर देते हैं। जो डुप्लेक्स जो मेन BCCS TRX होता है हर सेक्टर में, अक्सर पहला दूसरा TRX पहला सेक्टर में, 5वां 6ठा दूसरे में, और 9वां 10वां तीसरे सेक्टर में होता है, तो वो डायरेक्ट इससे पावर ले लिया डुप्लेक्सर में। ये सब डुप्लेक्सर का पोर्ट है सभी, जिससे CNT से हम लोग कनेक्ट करते हैं। और यहाँ जो स्लॉट ये देख रहे हैं, खाली यहीं पे छोटा सा कंबाइनर लगता है, कंबाइनर लगाते हैं। ये आपका एस्मा हो गया, यही 6 पोर्ट पावर का, 6 बस का, ये ट्रांसमिशन स्लॉट, ये EAC, ये सिंक इन सिंक आउट, ये लोकल मैनेजमेंट, और ये आपका डुप्लेक्सर हो गया, ये TRX हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में जो मैं बताया था ना, ये सिस्टम एक्सटेंशन मॉड्यूल एसा कार्ड में क्या होता है कि इसमें कोई ट्रांसमिशन स्लॉट नहीं होता है, इसमें कोई ईवन नहीं पड़ता, ये आपको सिर्फ एक्सटेंशन के लिए। इसमें आपका 6 पावर पोर्ट रहेगा और 12 बस पोर्ट रहेगा। मतलब अगर आपको 12 से 24 TRX चलाना है साइड पे, तो आप ऐसा लगाइए, ऐसा का 12 का 12 बस पोर्ट जो है 12 TRX पे आपका लग जाएगा, और 6 पावर जो है इससे जाएगा ऐसा से, 6 पावर एस्मा से जाएगा। और जो एस्मा का जो 6 नंबर बस पोर्ट होता है, उसी से ऐसा की कनेक्टिविटी होती है, और इसमें अलग से पावर अपना केबल आप लगाइए। बाकी ये ड्यूल TRX हो गया, ये एस्मा हो गया, और ये आपका ये हो गया। ये आप एक BTS का पिक्स देख सकते हैं, ये आपका एस्मा है। एस्मा पे ये पावर DC इनपुट है -48 वोल्ट। ये ईवन वाइट कलर का देख रहे हैं, ये ईवन केबल है, इस पर शायद 2 ईवन है या 1 ईवन है, जो भी ईवन आया। और उसके बाद ये बस केबल से और पावर केबल से हर TRX में गया, TRX से डुप्लेक्सर में, ये सब CNT यूज हुआ है। ये सब डायग्राम हम देख सकते हैं। आप अगर काम किए होंगे तो आप इजीली सब कुछ समझ गए होंगे, नहीं किए होंगे तो भी आप समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आता है देखते हैं। तो मैं बोला था ना कि मैं थोड़ा ईवन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ। तो ईवन क्या है कि
हर साइट पे चलने के लिए आपको एक साइट पे ईओन चाहिए, ईटी रहता है, हर साइट का एक ईटी नंबर दिया रहता है, वो क्रिएट हो जाता है बीएससी में, और वहाँ से आपको उस ईओन को साइट तक ले जाना है। तो बीएससी से बीटीएस तक तो हवा में तो जाएगा नहीं, एक मीडिया चाहिए, तो वो ट्रांसमिशन मीडिया होता है, वो एसटीएच, पीडीएच या फाइबर, ये तीनों का कोई भी जरूरत जहाँ जैसा हो वैसा वो आगे मूव करता है। मान लिए बीएससी है, बीएससी से एसडीएच का लिंक गया, उससे STM1 का लिंक है, STM1 है मतलब समझिए आप 63 ईओन कैपेसिटी है उसका, यहाँ पे आया और वहाँ पे हमको 5 ईओन का जरूरत है, जहाँ से हो सकता है 2 पीडीएच लिंक गया हुआ हो, तो यहाँ 5 ईओन ड्रॉप किए, बाकी को बाईपास करके अगले एसडीएच पे ले गए। अब यहाँ ईओन ड्रॉप हो गया इलेक्ट्रिकल, यहाँ मक्स लगा रहता है, तो मक्स क्या करता है, ऑप्टिकल को आपको मक्स में मक्स और डीमक्स दोनों रहता है, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर दोनों रहता है। तो अपना जो ईओन को ड्रॉप करना है वो ड्रॉप कर दिया इलेक्ट्रिकल, और बाकी को कंबाइन करके आगे लेके चला गया। आप वहाँ से अपना ईओन आप बीटीएस में सीएनआई केबल के थ्रू आप उसके पोर्ट पर डाल दीजिए, आपका ईओन पहुँच गया। तो एक जो ईओन होता है उसका बैंडविड्थ होता है 2.048 Mbps। ठीक है, वो कैसे होता है, तो ईओन को क्या किया गया कि 32 टाइम स्लॉट में डिवाइड किया गया, जिसका नामिंग दिया गया 0 से लेके 31 तक। हर टाइम स्लॉट को 4 सब टाइम स्लॉट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 1 2 3 4, और हर सब टाइम स्लॉट जो है वो 16 kbps का है, 16 kbps। तो 16 चौका 64 हो गया, 64 को आप 32 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको इतना आएगा। तो एक जो बैंडविड्थ है वह एक ईओन का 2.048 Mbps हुआ। तो इसमें जो हम जो कौन कौन सा चैनल डालते हैं, तो इसमें जो मेन चैनल डालते हैं, एक ओमो सिग्नल चैनल डालते हैं, ट्रैफिक चैनल डालते हैं, टीआरएस सिग्नलिंग चैनल डालते हैं, और ईडेप डालते हैं। अब कौन क्यों डालते हैं, तो सबसे पहले जो है ओमो सिग्नल हम लोग डालते हैं। ओमो सिग्नल आपका हो गया कि ओमो सिग्नल के थ्रू ही बीएससी जो है बीटीएस से सारा स्टेटस लेता है कि साइट पे क्या अलार्म चल रहा है, कोई इशू तो नहीं है, ट्रैफिक कितना है, वो सिर्फ ओमो सिग्नल से ही के चैनल के थ्रू बीएससी जो है बीटीएस से रिपोर्ट फैच करता है। और अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना हो तो उसी ओमो सिग्नल जो आपका ओमो चैनल है उसके थ्रू ही होता है। तो ओमो सिग्नल आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सिग्नलिंग चैनल। ठीक है, ये है, ये ब्लू कलर का इसमें दिखा हुआ है। तो ये इसका भी साइज जो है वो बैंडविड्थ वेरी करता है, वो किसी का 16 kbps से लेके 64 kbps तक रहता है। अगर मान लीजिए कि मैक्सिमम ऑपरेटर 32 kbps अपने इंडिया में यूज कर रहा है, तो इसका दो पोर्ट ले लिया 28 का, 3 और 4। उसके बाद आपका आ गया टीसीएच, ट्रैफिक चैनल, जिसपे सारा ट्रैफिक चलता है। तो हर ट्रैफिक चैनल को 8 टाइम स्लॉट में डिवाइड किया, 1 टीआरएक्स के ट्रैफिक चैनल को 8 टाइम स्लॉट में डिवाइड कर दिया गया, और हर का 16 हो गया, तो टोटल 128 kbps का एक टीआरएस का ट्रैफिक होता है टीसीएच का। तो वो देखिए जहाँ 11 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एक नंबर टीआरएक्स है, ये जहाँ 2 है वो 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4। जिस टाइम स्लॉट पर टीआरएस क्रिएट है जितना नंबर को, उसी पे आपको ट्रैफिक डालना होगा। अगर आप मान लीजिए 1 नंबर 1 पे क्रिएट है, आप 1 में भी डालिए, अगर आप कहीं और डाल दिए हैं तो टीआरएस आपका वर्किंग नहीं आएगा। उसके बाद आता है टीआरएस सिग्नलिंग। टीआरएस सिग्नलिंग जो हुआ वो उसके थ्रू जो है टीआरएस सिग्नलिंग चैनल के थ्रू जो है बीएससी जो है टीआरएक्स को कंट्रोल करता है। और ये इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए हुआ कि मान लीजिए कि 4 टीआरएक्स है, पहले टीआरएक्स का फुल रेट है या हाफ रेट है, फुल रेट पे 8 कॉल चलेगा, हाफ रेट पे 16 चल सकता है। अगर वो ट्रैफिक फुल हो गया तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन से ही ट्रैफिक को दूसरे टीआरएक्स पे शिफ्ट कर देता है खुद। तो इसी के लिए टीआरएस सिग्नलिंग डाला जाता है। ये भी आपका वेरी करता है, ये टीआरएस सिग्नलिंग आपका 16 भी हो सकता है, 32 भी होता है, 64, जैसा रिक्वायरमेंट है, जो ऑपरेटर का जिस साइट का जैसा ट्रैफिक है, जैसा रिक्वायरमेंट है, वैसा वो क्रिएट किया जाता है। उसके बाद आता है ईडेप। ईडेप क्या होता है, ईडेप होता है एज डायनेमिक एबिस पूल। ये पैकेट के लिए हुआ डेटा का, जहाँ डेटा का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ ज़्यादा स्लॉट दे दिया अपना। मान लीजिए उसमें ओवरऑल मान लीजिए 12 टीआरएस है साइट पे, तो 12 के लिए आप वो 23 से लिया 26 तक का पूरे को ईडेप दे दिया। तो जहाँ वो क्रिएट रहेगा आपको उस टाइम स्लॉट पे डाल देना है, बस यही ईओन का कंसेप्ट है और कुछ नहीं ईओन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे आ गया नेक्स्ट बीटीएस मल्टी रेडियो बीटीएस, एमआर बीटीएस जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या किया गया कि एस्मा जो है, एस्मा भी सिस्टम मॉड्यूल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ सिस्टम मॉड्यूल हम इसलिए लिख दिए हैं कि यहाँ अब बैंड वाइज जो है सबका कार्ड का नेम बदल जाएगा। ये तो 2G का था इसलिए एस्मा नाम है, तो यहाँ बैंड आगे जो है 2G 3G 4G है, तो सबके लिए वो अलग है। तो ये कम्बिनेशन है मल्टी रेडियो को, हो गया दो ही चीज़, सिस्टम मॉड्यूल और आरएफ मॉड्यूल, बस दो ही कार्ड। तो उसमें क्या किया, DTRX डुप्लेक्सर कंबाइनर जो अलग अलग काम करता था उस सबको मिला के एक काम करने वाला आरएफ मॉड्यूल बना दिया गया। और सिस्टम मॉड्यूल जो एस्मा था उसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया, उसको अपग्रेड किया गया। एक सिस्टम मॉड्यूल से जो है 3 हम आरएफ मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट ऑप्टिकल केबल के थ्रू। और सिस्टम मॉड्यूल ग्राउंड पे है, आरएफ मॉड्यूल टॉप पे लगा दिया, ऑप्टिकल केबल से कनेक्ट हो गया, और आरएफ मॉड्यूल से छोटा सा जम्फर लगा और एंटीना में कनेक्ट हो गया। जितना छोटा पाथ होगा उतना ट्रांसमिशन लॉस कम होगा, उतना जो पाथ लॉस होगा वो कम होगा, और क्वालिटी अच्छा होगा, सिग्नल का स्ट्रेंथ अच्छा होगा, कवरेज अच्छा देगा, ज़्यादा पावर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही था कि जब नीचे एस्मा है तो फीडर 6 जम्फर 6 फीडर कनेक्ट होते हुए, कनेक्टर लगाते हुए एंटीना तक जाता है, इसमें सिग्नल थोड़ा जो है वीक हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये हो गया फ्लेक्सी मल्टी रेडियो MRBTS जो GSM WCDMA LT तीनों को सपोर्ट करता है। ये जब ये MRBTS आया तब तक 3G आ गया था, 4G भी उसके कुछ दिन बाद आ गया। तो इसमें दो ही है, सिस्टम मॉड्यूल आरएफ मॉड्यूल। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि दोनों ऑप्टिकल केबल के थ्रू कनेक्ट है, सिस्टम मॉड्यूल से आरएफ मॉड्यूल। आपको हाइट पर मैक्सिमम तो साइड पे वही करता है, आरएफ मॉड्यूल टॉप पे लगा दिया, सिस्टम मॉड्यूल ग्राउंड पे है, और आरएफ मॉड्यूल से डायरेक्ट 6 पोर्ट का रहता है, 2 पोर्ट का, 4T 2R 44R जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा आरएफ मॉड्यूल लगा। RRH भी आ गया, अभी 2 पोर्ट का भी आता है, तो वो अपना एंटीना से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, जिससे कि आपका वही मेन कॉन्सेप्ट यही है कि लॉस कम हो, सिग्नल का क्वालिटी अच्छा हो। और आप सोचिएगा कि अब तो हो गया, अब तो दो ही हार्डवेयर बचा, एक सिस्टम मॉड्यूल का आरएफ मॉड्यूल। अब क्या होगा, तो एक और सिस्टम मॉड्यूल बनाया गया था, वो बनाया गया है भी, वो एक ही कार्ड में सिस्टम मॉड्यूल आरएफ मॉड्यूल कंबाइन कर दिया, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि अब मान लीजिए उसको हम टॉप पे लगा देते हैं जिसमें आरएफ मॉड्यूल सिस्टम मॉड्यूल कंबाइन है, तो आप इंजीनियर को टॉप पर चढ़ के लॉगिन करके साइट का कमीशनिंग कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अगर आप बॉटम पे लगाते हैं, ग्राउंड पे लगाते हैं, तो फिर वही फीडर केबल लगाइए, फिर जम्फर लगाइए, फिर बात वही हुआ। तो वो कुछ पार्टिकुलर जैसे आरटीटी साइट हो गया, रूफ टॉप टावर हो गया, उस पर वो जहाँ पे सिर्फ GSM एंटीना कम हाइट पे लगा है उस सब साइट पे वो लगा सकते थे, वो उतना सक्सेस कॉमन नहीं कह सकते उसको। तो अब क्या हो गया कि सिस्टम मॉड्यूल जो है अब MRBTS का वो बैंड वाइज सेपरेट हो गया। जैसे GSM के लिए जो सिस्टम मॉड्यूल हुआ वो ESMB है जिसका 18 TS का कैपेसिटी है, और ESMC है जिसका 36 TS का कैपेसिटी है, और ये 3 RF मॉड्यूल तक सपोर्ट करता है। इससे हम 3 RF मॉड्यूल तीनों सेक्टर के लिए एक एक कीजिए, या एक ही RF मॉड्यूल लगाइए, 6 पोर्ट का है तो 2-2 पोर्ट हर सेक्टर में दीजिए जैसा रिक्वायरमेंट है। आरएफ मॉड्यूल शेयर हम कर सकते हैं, एक सेम आरएफ मॉड्यूल हम 2G के लिए भी दे सकते हैं, 3G के लिए भी दे सकते हैं, 4G के लिए भी दे सकते हैं। अब WCD में तो आपको पता है कि कैरियर एलिमेंट होता है, तो उसमें जो सिस्टम मॉड्यूल होता है FSMB, मेन जो सिस्टम मॉड्यूल हुआ FSMB हुआ, जिसका 240 कैरियर एलिमेंट का कैपेसिटी होता है। अब इससे ज़्यादा आपको चाहिए तो ये जो तीनों है वो आपको कैपेसिटी एक्सटेंशन मॉड्यूल होगा। आप FSMC लगाइए, FSMD लगाइए, FSME लगाइए, 180 हो गया, 396 हुआ, 612C होगा, जैसा रिक्वायरमेंट है साइट पे आप उतना लगाइए एक दूसरे को, ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। जैसे जैसे समय बीता गया, डेटा का रिक्वायरमेंट बढ़ता गया, यूजर बढ़ता गया, मोर ट्रैफिक हो गया, तो जाहिर सी बात है एक FSMB से कुछ होने वाला है नहीं। वहाँ किसी साइट पर ये चारों लगा रहता है, किसी साइट पर तो ये 3 लगा हुआ रहता है। तो अब जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा लगता है। उसके बाद ये अपना ये भी हर मॉड्यूल जो है वो 3 RF मॉड्यूल को सपोर्ट करेगा। और LT के लिए
जो सिस्टम मॉड्यूल आया वो FSMF आया। और इसमें क्या बेनिफिट हो गया FSMF आने से कि अब जैसे आपको कैपेसिटी बढ़ाना है तो एक एक और सिस्टम मॉड्यूल लगाइए, हार्डवेयर तो काउंट तो बढ़ ही रहा है। तो उसको हटाने के लिए क्या किया कि FSMF में 2 स्लॉट दे दिया गया, कैपेसिटी एक्सटेंशन स्लॉट कार्ड, जिसको FBB-A या B बोलते हैं, वो कार्ड उसमें लग जाता है। वो आगे हम आपको डायग्राम में बता देंगे इसको। तो LT तक तो हो गया। अब आप सोचिएगा कि अब तो हो गया, GSM के लिए आ गया, WCDMA के लिए आ गया, LT के लिए आ गया, अब क्या? तो आगे भी और है SRAN BTS। वो क्या करेगा, जो कि हम आपको पार्ट 4 में बताएंगे। SRAN में क्या होता है कि एक ही हार्डवेयर है जिसमें तीनों टेक्नोलॉजी आपका GSM, WCDMA और LT एक साथ काम करता है, एक ही टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये थोड़ा लॉगिन सब टूल को बता देता हूँ। जो 2G है, 2G के लिए तो वही आपको BTS साइट मैनेजर चाहिए, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन जो 4G है, 3G के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट आपका IP के थ्रू, वेब एलिमेंट मैनेजर ब्राउजर, वेब ब्राउजर के थ्रू आप IP के थ्रू साइट लॉगिन कर सकते हैं। नेटवर्क में आगे मैं नेटवर्क बताऊंगा कैसे साइट IP के थ्रू लॉगिन होता है। डायरेक्ट आप जो भी साइट है, आप मान लीजिए 192, 168, 255, 129 डालिए, आप साइट लॉगिन हो गया आपका। ये भी डिटेल में थोड़ा आगे बता दूंगा। तो ये MR BTS तक मैं बता दिया। नेक्स्ट पार्ट में मैं SRAN BTS बताऊंगा कि SRAN का क्या फीचर्स है, क्यों, क्या क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए तो बेनिफिट होगा ही, सभी के लिए हो जाएगा। जो जितना वीडियो देखेगा उसका उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने इसमें बेसिक से लेकर हर चीज़ को कवर करने की कोशिश किया। ऐसे अगर हम बनाना चाहे तो अल्ट्रा BTS पे 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, अगर फ्लेक्सी पे 2 घंटे। लेकिन अल्ट्रा फ्लेक्सी पे मैक्सिमम लोग काम कर चुके हैं ऑलरेडी, सभी को नॉलेज होगा ही ऑलमोस्ट। बहुत पुराना BTS है। अभी जो लेटेस्ट BTS चल रहा है एयर स्केल, अभी सभी ऑपरेटर एयर स्केल ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो सिंगल BTS से हम सारा टेक्नोलॉजी, एयर स्केल तो 6 टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, 5G तक को सपोर्ट करता है, तो वो कवर करता है। उसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। ऐसे तो मैं जहाँ तक बताया मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डाउट होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं SRAN में। ठीक है दोस्तों, बाय।